कभी ये सोचा है कि एक चुनी हुई सरकार को उसके काम के लिए जवाबदेह कैसे ठहराया जाता है? मतलब, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भटकने लगे, तो लोकतंत्र में उसे कसौटी पर कसने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? आज हम उसी शक्तिशाली संसदीय प्रक्रिया यानी अविश्वास प्रस्ताव को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, वो कौन सी प्रक्रिया है जो किसी भी सरकार के लिए संसद के अंदर एक अग्नि परीक्षा की तरह होती है? इसका जवाब हमें सीधे आज के हमारे विषय पर ले आता है, जो है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शक्तिशाली संसदीय प्रक्रिया आखिर है क्या? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये संसद का सरकार पर कंट्रोल रखने का एक तरीका है। विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए बस ये जांचता है कि सत्ता में बैठी सरकार के पास देश चलाने के लिए जरूरी समर्थन यानी सांसदों का बहुमत है भी या नहीं। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, जैसे संसद सरकार के कामकाज का हिसाब किताब करके एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही हो, और इस रिपोर्ट कार्ड में कोई ग्रेड नहीं होते, सिर्फ दो ही नतीजे होते हैं, पास या फेल। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रस्ताव को इतनी ताकत मिलती कहां से है? चलिए देखते हैं कि इसकी जड़ें हमारे भारतीय संविधान में कितनी गहरी हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखी ये एक लाइन बस यही सब कुछ कह देती है। यही वो बुनियाद है जो अविश्वास प्रस्ताव को उसकी शक्ति देती है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार को हमेशा, हर हाल में संसद के प्रति जवाबदेह रहना ही होगा। अब ये शब्द जो है सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरी सरकार एक टीम की तरह काम करती है। अगर एक भी सदस्य यानी एक भी मंत्री कोई गलती करता है तो पूरी टीम को जवाब देना पड़ता है। वो कहते हैं ना, एक साथ तैरेंगे या एक साथ डूबेंगे, बिल्कुल वैसा ही। तो ये सब संसद में असल में होता कैसे है? आइए प्रस्ताव रखे जाने से लेकर उस पर वोटिंग तक के इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक जादुई आंकड़े से, 50। जी हां, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। अगर यह संख्या पूरी नहीं होती तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। तो एक बार 50 सांसदों का समर्थन मिल गया तो इसकी औपचारिक यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा अध्यक्ष को लिखित में सूचना दी जाती है। फिर अध्यक्ष सदन में उस प्रस्ताव को पढ़ते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन इसके समर्थन में है। जैसे ही 50 सांसद अपनी सीट पर खड़े होते हैं, प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। इसके बाद 10 दिनों के अंदर बहस के लिए एक तारीख तय होती है और फिर होता है असली मुकाबला, एक लंबी जोरदार बहस और आखिर में मतदान। मतदान के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से सिर्फ दो ही रास्ते निकलते हैं और दोनों के अंजाम बिल्कुल अलग अलग और बहुत बड़े होते हैं। और ये स्लाइड उन दो रास्तों को एकदम साफ दिखाती है। अगर प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी सरकार गिर जाती है। लेकिन अगर प्रस्ताव फेल हो गया तो सरकार सत्ता में बनी रहती है और विपक्ष की चुनौती नाकाम हो जाती है। ये एक तरह से सरकार के बहुमत की फिर से पुष्टि होती है। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि कई बार विपक्ष को पता होता है कि प्रस्ताव गिर जाएगा, फिर भी इसे लाया क्यों जाता है? क्योंकि इसका महत्व सिर्फ जीत हार से कहीं ज्यादा है। देखिए, ये प्रस्ताव सरकार को देश के सामने अपनी नीतियों पर जवाब देने के लिए मजबूर करता है। ये सरकार की कमियों को सबके सामने लाता है, विपक्ष को अपनी बात रखने का एक बड़ा मंच देता है और देश के सबसे जरूरी मुद्दों पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ देता है। असल में ये लोकतंत्र को जिंदा रखने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो अंत में ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव आज भी जवाबदेही का एक असरदार हथियार है या ये सिर्फ एक राजनीतिक दांवपेंच बनकर रह गया है? इस पर विचार करने के लिए हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं कि क्या ये प्रक्रिया आज भी उतनी ही प्रासंगिक है?